ओके, तो आज टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और सच्चाई अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को कवर कर पाना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी कंसेप्ट हम लोग देखते हैं शुरुआत में स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी कुछ अलग यहाँ पे दिखता है, लेकिन अलग नहीं है। एक्चुअली में जो कोर ब्रांचेज हैं, हम लोग जो कोर ब्रांचेज कहते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इनसे ही सारे सारे ब्रांचेज बने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही डेवलप हुआ है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को वन ऑफ द कोर ब्रांचेज में रखते हैं और हमारे ही चीज़ों को वो लोग भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे ही हैं, हमारा कोर ब्रांच है, मदर ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, चाहे वो डायोड है, रेजिस्टर है, एम्पलीफायर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जो भी सर्किट एलिमेंट्स वहाँ यूज हो रहे हैं, जो भी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही तो हैं। बस हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी था, जो वास्टनेस था सब्जेक्ट का, वो ज़्यादा ब्रॉड होता चला गया। इसलिए सब्जेक्ट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके कैटेगराइज किया अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग में, सो दैट कि स्टडी को थोड़ा कंक्लूसिव बनाया जा सके, स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके। अदरवाइज ये सब हमारा ही है, यानी सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने आप में उतना ही बेहतरीन है और इसको समझना, क्योंकि आजकल क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में क्या है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, इवन जो इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो भी कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड हैं। हम लोग उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल करते हैं। सब कुछ हर जगह हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज़ को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का रोल इसमें सबसे ज़्यादा है और मेन रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ही है। हम लोग अपने आसपास देखें तो जो भी हमारा सिस्टम है, इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी जो हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो आपके घर में, वॉशिंग मशीन्स हो, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें, इक्विपमेंट्स और मशीन्स तो रहते ही हैं। लेकिन जब आप उनका कंट्रोल देखिएगा, जो उनका ऑटोमेटिक कंट्रोल है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो के हिसाब से, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की चीज़ों पे, उसके कंसेप्ट पे, उसके फेनोमेनन पे बेस्ड है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग मान के नहीं चलना है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारा ही हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट रखना चाहिए और कभी भी इसको टफ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमसे ही वो है, हमारे कंसेप्ट से ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। तो इसलिए इसको कभी भी डिफिकल्ट, कभी भी टिपिकल, कभी भी बहुत अलग चीज़ नहीं इसको समझ के चलना है। इसको भी उतना ही स्वाभाविक तरीके से लेना है, इतना ही ऑब्वियस तरीके से लेना है और उतना ही बेहतरीन है, समझने में उतना ही मजा आएगा। और ये हमारा ही पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़िए और बहुत बेहतरीन पेपर है, मजा आएगा इसमें भी। ठीक है। पहले आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ होगा, जिन टीचर ने भी पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल से कुछ बेसिक कंसेप्ट जरूर आप लोगों का क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। कैसा लगता था आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स? एनीवन रिप्लाई? व्हाट अबाउट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स? अच्छा लगता था, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है और मजा आएगा पढ़ के। इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझने की कोशिश की होगी, तो अच्छा लगा होगा। इलेक्ट्रिकल से थोड़ा सा अलग दिखा होगा कि हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंडक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट के जो मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में जब भी हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है। लेकिन एक यूनिक चीज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं कि वहाँ कंडक्शन टू फोल्ड है, यानी टू वे है। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का तो कंडक्शन हो ही रहा है कंडक्शन बैंड में, लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर होल्स का भी, होल्स के वजह से, होल्स के मूवमेंट की वजह से भी कंडक्शन हो रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज आपको जान के बहुत आश्चर्य हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा होगा कि होल्स एक्चुअल में कोई फिजिकल एंटाइटी है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक खाली जगह है, एक वॉइड है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाने के कारण एक वैकेंसी क्रिएट होती है और इलेक्ट्रॉन्स के नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। वो जो खाली जगह बचा, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर्स बैलेंस थे, यानी नंबर ऑफ चार्ज बैलेंस था, एक इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया, तो जो खाली जगह है, जो वॉइड है, वो पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है। लेकिन एक्चुअल में वो कोई फिजिकल एंटाइटी तो है नहीं। तो सोच के बड़ा यूनिक लगा होगा आप लोगों को। आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा डायोड के फॉर्मेशन में कि कैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं और क्या क्या उसका यूटिलाइजेशन है, कैसे डायोड को एज ए स्विच हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे डायोड से हम लोग मल्टीपल टास्क करा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बेसिक्स था। यहाँ हम जो पढ़ाएंगे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स,
इसमें जो भी बेसिक है वो कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा, सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका सारा पोर्शन कवर होगा। मेरी आदत है कि हमेशा बेसिक्स से और हमेशा बेहतरीन तरीके से पूरा कंसेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा और पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चाहे आपका बेसिक रहा हो पहले या ना रहा हो, ठीक है। अब देखो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके एम्पलीफायर्स से, ठीक है। एम्पलीफायर्स के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके लाइफ में कभी ना कभी आपको एक्सपीरियंस करना होता है और कभी ना कभी आपको सुनने को मिला होगा, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर बहुत कॉमन वर्ड है, ट्रांजिस्टर बहुत लोगों ने सुना होगा। इवन लोग रेडियो को ट्रांजिस्टर बोल दिया करते थे पहले पुराने जमाने में। उसका एक वैलिड रीजन था, क्योंकि उस डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज होती थी उसमें मेनली ट्रांजिस्टर यूज होता था, इसलिए रेडियो को ही लोगों ने ट्रांजिस्टर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, रेडियो अलग है, ट्रांजिस्टर अलग है। रेडियो के अंदर हम लोग वैरायटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग वर्क्स के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों ने सुना होगा। मेरे ख्याल से एम्पलीफायर भी बहुत लोगों ने सुना होगा, खासकर म्यूजिक सिस्टम खरीदते समय या साउंड की जहां भी बात चलती है, जहां भी गाना सुनना हो, जहां भी म्यूजिक सुनना हो, जहां भी कुछ प्ले करना हो, आपको कोई रिकॉर्डिंग्स प्ले करना हो, वहां एम्पलीफायर की बात आती है। एम्पलीफायर तो मेरे ख्याल से एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो बहुत लोगों ने जरूर सुना होगा। सुना है आप लोगों ने? बताइए बताइए होता क्या है एम्पलीफायर? कुछ तो समझ में जरूर आता होगा। एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, अच्छा। और किस चीज को बढ़ा देता है? एक मिनट, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, वीक सिग्नल से। अच्छा, वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ओके ओके। तो स्टार्टिंग के क्लासेस में मैंने आपको हमेशा बताया है कि साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ज्यादातर केसेस में हमें नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो डेफिनेटली अगर एम्पलीफायर की मीनिंग को हम लोग देखना चाहें ना, एम्पलीफायर की डिक्शनरी मीनिंग को अगर हम लोग समझना चाहें, तो एम्पलीफायर का मतलब ही निकलता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कुछ चीजों को, कुछ प्रॉपर्टीज को एम्पलीफाई कर सके, ठीक है। ऐसा डिवाइस जिसका यूज हम लोग एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए करें। और एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? चीजों को बढ़ा देना, चीजों को इंक्रीज कर देना, चीजों का साइज इंक्रीज कर देना, दैट इज एम्पलीफिकेशन। गॉट दैट? तो जाहिर है नाम से ही अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ही बहुत कुछ स्पष्ट होने लगेगा अगर हम लोग देखने की कोशिश करें। तो साइंस और इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी होती है कि ज्यादातर टर्म्स में अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखने की कोशिश करें तो नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो डिवाइस क्या करता है, या उससे कौन सा फेनोमेनन हम लोग करा सकते हैं, या उसको किस चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन के काम में आता होगा। अब किन चीजों को एम्पलीफाई हम लोग करते हैं? तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम लोग वोल्टेज एम्पलीफाई करते हैं, और वोल्टेज एम्पलीफाई करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, और इन दोनों को एम्पलीफाई करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग पावर भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि चीजों का क्लासिफिकेशन, चीजों का कैटेगराइजेशन हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं। इवन कॉमन एग्जांपल मशीन्स में हम लोगों ने देखा है, मशीन्स को क्लासिफाई हम लोग बहुत तरह से करते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट बेसिस। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई हम लोग कह देते हैं कि एसी सप्लाई हो तो एसी मशीन, डीसी सप्लाई हो तो डीसी मशीन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेज है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिनके बेसिस पे हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह एम्पलीफायर्स में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इवन पावर एम्पलीफायर्स, वोल्टेज एम्पलीफायर्स, बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लो सिग्नल एम्पलीफायर, हाई सिग्नल एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर्स में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर्स, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, सबका अलग अलग यूजेस है। आगे चल के हम लोग ट्यून्ड एम्पलीफायर देखेंगे, क्रिस्टल एम्पलीफायर देखेंगे, बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग यूजेस के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर जाहिर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग चीजों को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन में क्या है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। एम्पलीफायर का जो बेसिक है ना, बेसिक डेफिनेशन, उस पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। और जो भी नोट्स में भेज रहा हूँ, जो भी मैं जो स्नैपशॉट्स में भेज रहा हूँ, जो भी बुक का जो पेजेस में भेज रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कॉन्साइज वे में, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत प्रिसाइज वर्ड्स में उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। वही सारे स्लाइड के फॉर्म में जो पेजेस मैंने आपको भेजा है, वही स्लाइड के फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले होगा, और इससे पढ़ना आपका हमेशा आसान रहेगा, ठीक है।
तो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन में एम्पलीफायर का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन, उसमें हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब हमेशा ध्यान में रखना है, एम्पलीफायर एक सिंगल डिवाइस भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस भी हो सकता है, कि दिमाग में बैठा लेना है आप लोगों को। एम्पलीफायर का सिंगल स्टेज भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर सिर्फ एक डिवाइस ही नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक डिवाइस से भी हम लोग एम्पलीफिकेशन करा सकते हैं, जैसे आगे आपको बताएंगे कि ट्रांजिस्टर्स को एज एन एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं। कितने टाइप के ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में? 3 टाइप। हाँ, 3 टाइप्स। कौन कौन सा? कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन। नो, दैट इज नॉट द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। 2 टाइप्स। यस, 3 टाइप्स। कौन कौन सा? NPN और PNP ट्रांजिस्टर। NPN और नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। यही आपको पढ़ाया गया है, और यही आपको पढ़ाया गया है। हमेशा आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। FET ट्रांजिस्टर और BJT यस यस, बहुत बढ़िया। ये मेन क्लासिफिकेशन है, BJT एंड FET, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का दो वैरायटी, दो टाइप हम लोग यूज करते हैं, NPN और PNP। और इन सब का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पहला जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगा एम्पलीफायर्स का, वो दो होगा। फर्स्ट इज BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड सेकंड इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज FET। और आगे चल के इन सब की बहुत सारी वैरायटीज होते चली जाएगी। हम लोग देखेंगे कि BJT में भी दो टाइप हम लोग यूज करते हैं, PNP और NPN। उनका भी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। उस तरह हम लोग देखेंगे FET का बहुत सारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, MOSFET हो जाएगा, बहुत सारा क्लासिफिकेशन उसका हो जाएगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, MOSFET में भी आगे चल के हम लोग देखेंगे डिप्लीशन टाइप MOSFET, ठीक है, एनहांसमेंट टाइप MOSFET, बहुत सारा वैरायटी होगा। सबका अलग अलग वर्क है, सबका बहुत इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अलग अलग वर्क्स के लिए उनका स्पेशलाइजेशन है, जिनको अलग अलग सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। और अलग अलग बेहतरीन काम जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं बेहतर बनाते हैं, हमारे लाइफ को अनुकूल बनाते हैं, उनको हम लोग इन डिवाइसेस का यूज करके कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत बेहतर होती जा रही है। आज हमारे लिए कम्युनिकेशन कितना ईजी है, आज जो ये ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हो पा रहा है, ये सारे ऑनलाइन क्लासेस इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से ही हो पा रहा है। ये सारा कम्युनिकेशंस, ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे डिवाइसेस का अपना इंपॉर्टेंस है और सभी बहुत बेहतरीन है। इन्हें जानने की कोशिश करनी है और काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं इसमें। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, अभी मैंने चर्चा किया कि एम्पलीफायर एक डिवाइस को यूज करके कर सकते हैं, या नंबर ऑफ डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन को यूज करके भी हम लोग एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं। इसीलिए यहां बताया गया कि एम्पलीफायर इज अ सर्किट। ठीक है, तो यहां हम लोग आ जाते हैं, एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच प्रोड्यूसेस अ लार्ज इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल पैरामीटर्स। ठीक है, तो एम्पलीफायर डेफिनेटली एक ऐसा डिवाइस हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस हो सकता है, और इजी शब्दों में कहें तो एक ऐसा सर्किट हो सकता है। तो एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, जो लार्ज इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे। ठीक है, किससे? और इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैसा दे? तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का, यानी मिलता जुलता। किससे मिलता जुलता? तो किसी इनपुट सिग्नल का। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल पैरामीटर। ठीक है, अब इसको और अच्छे से हम लोग बनाएं, तो और अच्छे से अगर समझें हम लोग, तो जाहिर है एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी इनपुट सिग्नल से, किसी स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्ज इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में बदल दे। और कैसा इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल? तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है और सर्किट डायग्राम है, इंडिकेटिव डायग्राम है। यहाँ स्मॉल सिग्नल है, मींस एक छोटा सा एसी पल्स हम लोगों ने दिया है एज एन इनपुट। इस एसी पल्स का एम्पलीट्यूड देखो, जाहिर है छोटा है। और यहाँ से ये जो एम्पलीफायर सर्किट है, इसमें हम लोग बहुत सारा, हम लोग कई तरह से एम्पलीफिकेशन करा सकते हैं। यहाँ transistor can be used as an amplifier, a combination of transistors can be used as an amplifier, some crystals are also used for amplification process। तो कोई भी सर्किट को लेके हमने यहाँ एम्पलीफायर बनाया, और इस एम्पलीफायर से गुजरने के बाद यही सिग्नल
जो वोल्टेज का सिग्नल था अब देखो एम्पलीफाई हो गया, यानी इसका एम्पलीट्यूड आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन देखो तो दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? दोनों दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, क्योंकि ये भी एक ऐसी पल्स था, ये भी एक ऐसी पल्स है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड का हमने एम्पलीफिकेशन कर दिया। और यहाँ कौन सा सिग्नल है? तो डेफिनेटली ये वोल्टेज सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड कम है और एम्पलीफाई होने के बाद इनपुट सिग्नल जो आपको मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन दोनों सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का ही ये लार्ज एम्पलीफाइड सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। गॉट दैट? अंडरस्टैंडिंग बनी? अंडरस्टैंडिंग बनी? ठीक है, यानी एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस है या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके हेल्प से हम लोग स्मॉल सिग्नल्स को लार्ज स्केल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद होता क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आउटपुट की और लार्ज आउटपुट सिग्नल की, वो जो आपका इनपुट वाला सिग्नल है उससे बिल्कुल सिमिलर रहता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड का एम्पलीफिकेशन हो जाता है। गॉट दैट? ठीक है, अगले लाइन में हम लोग आ जाते हैं। amplifiers increase the magnitude of voltage or current input by means of energy drawn from an external source। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर से जो सिग्नल्स को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं ना, स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्ज आउटपुट सिग्नल में हम लोग बदल देते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का। उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? चलो कॉमन एग्जांपल पे आ जाते हैं। आप सबने सबसे कॉमन एम्पलीफायर कहीं देखा है अपने आसपास? कहाँ? लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर में। ओके, और देखो सबसे कॉमन एग्जांपल एम्पलीफायर का अभी आपके सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दैट? Yes, not only mic, I am using two mics here. I am using two types of microphones. One microphone is here, that is smaller microphone, collar microphone, and another is here with the headset. ये headset वाला जो है ना, headset वाले को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं PA system, means public address system। ये क्या है? ये headset है और ये कंबाइन है इस स्पीकर के साथ। ये मैंने यूज किया है किस लिए? तो मेरा वॉइस मैं धीरे भी बोलूं तो आपको तेज सुनाई दे। तो सबसे कॉमन एग्जांपल एम्पलीफायर का यहाँ है, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन ने साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। और इस पीए सिस्टम, इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के मैकेनिज्म मशीन के अंदर, इस डिवाइस के अंदर वो एम्पलीफायर लगा हुआ है जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लार्ज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर लार्ज वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है स्मॉल वोल्टेज को, और वो लार्जर वोल्टेज के पल्स को, सिग्नल को हम स्पीकर से गुजारते हैं और स्पीकर वापस से इलेक्ट्रिकल पल्सेस को साउंड में के पल्सेस में, साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सबसे कॉमन एग्जांपल एम्पलीफायर का यहाँ पे है। अब देखो एक क्वेश्चन मन में उठना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर गौर से देखो तो दुनिया के हर लॉ के पीछे, साइंस और इंजीनियरिंग के हर लॉ के पीछे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना? ठीक है, तो यहाँ देखो तो यहाँ आपको दिख रहा है ना कि स्मॉल एम्पलीट्यूड का वोल्टेज सिग्नल एज एन इनपुट हमने दिया। यहाँ लार्ज एम्पलीट्यूड का, यानी जाहिर है अगर वोल्टेज का सिग्नल है, यहाँ V से इसलिए हमने इंडिकेट किया VI फॉर इनपुट सिग्नल एंड VO फॉर आउटपुट सिग्नल। तो ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को हमने यहाँ इंक्रीज करा दिया। अब वोल्टेज मैंने आपको पहले ही बताया, वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी जाहिर है एनर्जी को हम लोग यहाँ इंक्रीज करते हुए दिखा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनपुट से आउटपुट में किसी डिवाइस को यूज करके हम एनर्जी को बढ़ा दें? तो एम्पलीफिकेशन होता कैसे होगा फिर? समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जवाब देने से पहले, आंसर को देने से पहले, आंसर को समझने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल स्केल सिग्नल्स को, स्मॉल स्केल इनपुट सिग्नल को लार्ज स्केल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और डेफिनेटली एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है क्योंकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, ये आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है। इनपुट वोल्टेज सिग्नल के मुकाबले आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है, जाहिर है वोल्टेज बढ़ा हुआ है।
और वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो कैसे इस डिवाइस को यूज करके हम एनर्जी बढ़ा कैसे देंगे, जबकि आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या यहाँ एनर्जी को इंक्रीज कर दिए? ऐसा पॉसिबल है? इनपुट की एनर्जी प्लस आउटपुट की एनर्जी, लॉसेस सब मिला के एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो क्या यहाँ वायोलेशन हो गया क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब बताइए क्या यहाँ वायोलेशन हो गया क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो गया। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं धीरे बोल रहा हूं और एम्प्लीफिकेशन की वजह से मेरा बढ़ा हुआ साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है। तो क्या हम मान लें कि इनपुट की एनर्जी स्मॉल है और आउटपुट की एनर्जी ज्यादा है, जबकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये इनपुट और आउटपुट प्लस लॉसेस बराबर होना चाहिए था? तो क्या हम मान लें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो गया? कि आपको दिख रहा है ना कि स्मॉल एनर्जी है इनपुट में और आउटपुट में लार्ज एनर्जी मिल रही है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मिल रही है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इनपुट में है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आउटपुट में। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो गया? तो हमेशा ध्यान में रखना है कभी नहीं वायोलेट होगा, कभी नहीं वायोलेट होगा, ठीक है। क्यों? अब देखो उसका जवाब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको दिख रहा है ना कि हम धीरे यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, और माइक्रोफोन से इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एम्पलीफाई होके एक बड़ी आवाज, एक लार्जर एम्पलीट्यूड का वॉइस आपको इसके स्पीकर से मिल रहा है। यानी इधर कम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और आउटपुट साइड में लार्जर अमाउंट ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ साउंड एनर्जी आपको मिल रही है। तो यहाँ दिख रहा है कि एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यहाँ भी एनर्जी कंजर्व है। कैसे कंजर्व है इस चीज को देखना है। तो है क्या कि आपको दो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, दो चीजें आपको दिख रही हैं। स्मॉल एम्पलीट्यूड का इनपुट सिग्नल, स्मॉल एम्पलीट्यूड का इनपुट सिग्नल, लार्ज एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन ध्यान में रखो ये डिवाइस जो एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है ना, उसको इनपुट में सिर्फ यही एनर्जी नहीं मिल रही है। ये तो इनपुट सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करके ये दे रहा है, लेकिन इसका जो टोटल इनपुट है ना, अगर हम देखें सम टोटल ऑफ इनपुट एंड सम टोटल ऑफ आउटपुट, तो हमेशा ध्यान में रखना कि इसको सिर्फ यही इनपुट नहीं मिल रहा है, एक जगह से और आउट इनपुट ले रहा है। वो कौन सा है? तो डीसी सप्लाई वोल्टेज, यानी इस वेरिंग टाइम वेरिंग सिग्नल प्लस वो कांस्टेंट सिग्नल, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको एम्पलीफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी इनपुट में आपको दिख रहा है वर्चुअली सिर्फ यही कि ये इनपुट है, लेकिन नहीं, इनपुट ये और प्लस डीसी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये ले रहा है अपने वर्क को करने के लिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आउटपुट निकल रहा है। और सम टोटल ऑफ इनपुट और सम टोटल ऑफ आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमेशा बराबर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ भी है। जैसे अब इसको बहुत आसान एग्जांपल समझो, इस एम्पलीफायर जिसका मैंने चर्चा किया है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसका अगर बैटरी हम निकाल दें तो क्या काम करेगा? ये एम्पलीफाई करेगा? नहीं ना। नहीं सर। इसको ऑन करने के लिए बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तभी तो ये काम करेगा। तो इनपुट सिर्फ मेरी वॉइस नहीं मिल रही है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डीसी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको मिला के आउटपुट में वो बड़ा सिग्नल निकाल रहा है। गॉट दैट? कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ भी है और उतनी ही वैलिड है जितना हर लॉ में वैलिड होता है। गॉट दैट? अब और आसानी से समझो, और बेहतरीन कांसेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस करते हैं और कैसे यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। एम्पलीफायर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एम्पलीफायर एम्पलीफाई कैसे करता है ये शायद अभी तक किसी को नहीं पता होगा। पता है? अब देखो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखो, और एम्पलीफायर की सारी वर्किंग आपके मन में सवाल उठता होगा, एम्पलीफायर ऐसा कर क्या देता है कि ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। ये 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज दैट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एसी सिग्नल का सोर्स हमने लगा दिया, ठीक है। एसी सिग्नल है तो जाहिर है एसी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एसी वोल्टेज किस तरह से रहता है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, स्मॉल v दे दिए। एसी वोल्टेज कैसा रहता है? तो जाहिर है एसी वोल्टेज कुछ इस तरह का होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड होगी, और ये साइन वेव के हिसाब से वेरी कर रहा होगा टाइम में। व्हाट दैट?
समझ में आ रहा है? ठीक है। और रेजिस्टर से होके इस वोल्टेज की वजह से रेजिस्टर से होके कोई करंट आई गुजर रहा होगा और आई भी डेफिनेटली किस टाइप का होगा? तो आई भी डेफिनेटली इस टाइप का होगा, क्योंकि इसी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। ठीक है। किसका माइक्रोफोन ऑन है अननेसेसरली? म्यूट योर माइक्रोफोन। ठीक है। कोई भी इसका रेजिस्टेंस R होगा। अब सपोज दैट इमेजिन करो हम जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना 10 वोल्ट है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना इसका 10 वोल्ट है। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? ये सिग्नल का वेवफॉर्म कैसा होगा? तो डेफिनेटली इस तरह का होगा। और डेफिनेटली इसका एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट और इधर नेगेटिव साइड में 10 वोल्ट यानी -10 वोल्ट। यही तो होगा ना इसका सिग्नल, ये जो सप्लाई दे रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको याद रखना है इस सर्किट को। अब देखो इसी सर्किट में सेम वही रेजिस्टर है, सेम वही कंडक्टिंग वायर्स है। यहां हमने सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई दे दिया, कांस्टेंट फिक्स वोल्टेज होगा, डीसी है तो 5 वोल्ट। वही वाला रेजिस्टर है जो वहां यूज हुआ था, वही वाला रेजिस्टर है। यहां भी कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। इसका वेवफॉर्म क्या होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आल्सो। यस, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन। ये आपका एक्सिस है और ये उससे ऊपर जहां +5 वोल्ट आ रहा होगा वहां ये जा रहा होगा, है? ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा था ना यहाँ पे, यहां आपको देखी एसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट था, ये इस फॉर्म में आपको दिखा। और उसी सर्किट में हमने इसको हटा दिया, सेम सर्किट में हमने इसको लगा दिया डीसी वोल्टेज सोर्स जिसका 5 वोल्ट है, तो वहां से आपको उस तरह का ग्राफ दिखा। इमेजिन इन दोनों सोर्सेस को एक ही सर्किट में अगर हम लगा दें, देन इन दोनों सोर्सेस को, सर्किट तो सेम था ही, सेम सर्किट में कभी ये सोर्स लगाए थे और एक बार ये सोर्स लगाए थे, सेम सर्किट में इन दोनों सोर्सेस को एक साथ लगा के इमेजिन करो एसी सोर्स और डीसी सोर्स को एक साथ हमने लगा दिया सीरीज में, व्हाट वुड हैपन? करंट बढ़ जाएगा। ओके, और क्या होगा? करंट तो बाद में बढ़ेगा ना, क्या वोल्टेज नहीं बढ़ेगा? मान लो इस तरह की चीजें हमने की, वही सर्किट, वही रेजिस्टेंस, इस बार हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों सोर्सेस को लगा दिया। ठीक है। ये जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स था, डीसी वोल्टेज सोर्स जो 5 वोल्ट का था, और ये वैरिंग सोर्स था जो V Vm sin ओमेगा t के हिसाब से था, जिसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने 10 वोल्ट लिया था। अब क्या होगा? इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा? तो आपको दिखा था वेवफॉर्म एसी सोर्स के लिए, आपको दिखा था डीसी सोर्स के लिए। एसी सोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 10 वोल्ट, यानी एम्पलीट्यूड इसका 10 वोल्ट था। 10 वोल्ट पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम एंड -10 वोल्ट डेफिनेटली नेगेटिव साइड में मैक्सिमम। अब जो इस सर्किट में होगा ना वो बहुत बेहतरीन होगा। और जैसे ही अब हम लोग वोल्टेज को देखेंगे, तो ये वोल्टेज का जो वेवफॉर्म था ना एसी वाला, ये शिफ्ट कर चुका होगा ऊपर। कितने से शिफ्ट कर चुका होगा? तो सेम वेवफॉर्म ऊपर शिफ्ट कर गया होगा ये 5 वोल्ट से। यानी ये 5 वोल्ट की डॉटेड लाइन अगर हम ले रहे हैं तो इस डॉटेड लाइन से ये ऊपर शिफ्ट कर गया होगा आपका ये वाला वोल्टेज। गॉट दैट? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब अब देखो, अब आपके इस कंबाइंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है पॉजिटिव साइड में? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू नाउ? 15। यस, 5 वोल्ट ये डीसी वाला प्लस 10 वोल्ट उसका, यानी ये 15 वोल्ट।
Yes, sir. तो देखो तो यहाँ एम्पलीफाई हो गया वही सिग्नल एक साइड में। अगर हम ऐसा मैकेनिज्म करते हैं एक साइड में, पहले पॉजिटिव साइड को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर नेगेटिव साइड में आएंगे। पॉजिटिव साइड में देखो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, 0 से पाई तक यानी 0 से 180 डिग्री तक जो हाफ साइकिल है पॉजिटिव साइकिल है, और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक यानी 2 पाई तक जो है वो नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में पहले फोकस करो। पॉजिटिव साइकिल में जो आपको इनपुट सिग्नल आपने दिया था टाइम वेरिंग सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड कितना था? 10 वोल्ट। और वही सिग्नल अब हमने सिर्फ ये छोटा सा बदलाव कर दिया इस सर्किट में, हमने अलग से एक डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डाल दिया। इतना सा बदलाव सिर्फ करने से अब आपका पॉजिटिव साइड का सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। अब देखो तो कितना है इसका एम्पलीट्यूड? 15 वोल्ट हो गया ना, ठीक है। अगर मान लो स्टार्टिंग में हाफ साइकिल तक 0 से पाई साइकिल तक हम ये मैकेनिज्म करने दें किसी स्पेशल डिवाइस को यूज करके, और पाई से 2 पाई के बीच में हम क्या करें कि अगर ये हमारी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तब क्या होगा? तब ये ग्राफ क्या बनेगा? -5 वोल्ट। पाई से 2 पाई के बीच में अगर ये पोलैरिटी रिवर्स कर दे किसी तरीके से हम, तो उस समय क्या होगा? -5 वोल्ट डीसी की वैल्यू। उस केस में इतने दूर वाला कहां जाएगा? तो नीचे -5 वोल्ट और -5 वोल्ट से ये शिफ्ट कर चुका होगा, तो -5 वोल्ट और +10 वोल्ट -15 हो चुका होगा। हो गया एम्पलीफिकेशन? हो गया एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन हमने कैसे किया? यहां भी आपको दिख रहा है कि आपकी इनपुट की एनर्जी कम है, आउटपुट की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां वायलेट हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Yes, sir. नहीं हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी भी नहीं वायलेट हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा है ये सिग्नल एज एन इनपुट, आपको दिख रहा है ये सिग्नल एज एन आउटपुट, लेकिन इनपुट सिर्फ ये नहीं है, इनपुट हमने ये भी तो दिया है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको आउटपुट मिल रहा है। अभी भी इनपुट साइड की एनर्जी और आउटपुट साइड की एनर्जी सेम है। हाँ, थोड़े से लॉसेस होंगे, वो नेग्लिजिबल अगर मान लें, तो इनपुट और आउटपुट की एनर्जी सेम है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. पता चला कैसे एक्चुअल में एम्पलीफिकेशन होता है? Yes, sir. इसीलिए आपने हर एक एम्पलीफायर्स में देखा होगा कि प्लस VCC और माइनस VCC करके हम लोग डीसी सिग्नल्स भी देते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है। अगर इसकी बैटरी निकाल दें, कोई साउंड एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो बैटरी क्या है? यहाँ बैटरी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इनपुट सिग्नल जो एसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ दिए हैं, ये भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये दोनों कंबाइन होके आपके इनपुट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट है, और तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अगर इन दोनों को गौर करो तो बढ़ा हुआ कुछ नहीं है, सेम एनर्जी है दोनों तरफ। आपका फोकस पहले ऐसा था कि आपको फोकस में इनपुट में सिर्फ ये दिखता था, आउटपुट में सिर्फ ये दिखता था, तो आपको लगता था कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है। Got that? तो एम्पलीफिकेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। दैट इज द बेसिक्स ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। तो ये आपके एम्पलीफिकेशन प्रोसेस था। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एम्पलीफाई कैसे हम लोग करते हैं, कैसे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है। अब ये सबसे बेसिक एग्जांपल था। अब हम लोग वैरायटी ऑफ डिवाइस, अ वैरायटी ऑफ वेज से, अ वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज को यूज करके अलग-अलग तरह से, अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं, जिनको आगे चल के हम लोग सीखते चले जाएंगे। और ये ब्रॉड सब्जेक्ट जो है, बेहतरीन सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर से हम लोग वहाँ इंट्रोडक्शन पोर्शन पे, जो स्टार्टिंग में हम लोग थे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये जो सेकंड लाइन था ना, सेकंड लाइन में थोड़ा सा हम रुके थे, इसीलिए कि यहाँ आ रहा है क्या लास्ट में, एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो फिर से हम आ जाते हैं। एन एम्पलीफायर इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट इनपुट बाय मींस ऑफ एन एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। देखो यहाँ वही चीज है। ठीक है,
कि एम्पलीफायर जो है ना मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है वोल्टेज का, ये करंट का, और कैसे इंक्रीज करता है, तो बाय मींस ऑफ एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ड्रॉ करके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को और करंट के एम्पलीट्यूड को। और ये एक्सटर्नल सोर्स कैसे देते हैं हम लोग, तो यही जो डीसी है ना, प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी या प्लस वीसीसी और ग्राउंड, ये डीसी जिसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग करना, ये डीसी ही एक्सटर्नल वो सोर्स है जिसके हेल्प से हम लोग एम्प्लीफिकेशन करते हैं। अगर ये डीसी सोर्स नहीं रहे तो इनपुट सिग्नल देते रहो, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एम्पलीफायर इन विच the instantaneous output signal is directly proportional to the corresponding input signal is known as linear amplifier। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से करेंगे, एक क्लासिफिकेशन लीनियर और नॉन लीनियर का भी होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिल रहा है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, अब जाहिर है सिग्नल जब भी चर्चा आएगा हमेशा ध्यान में रखना है सिग्नल में टाइम वेरिंग वैल्यू ही रहता है, हमेशा ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा टीवी में भी बताया जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल आ रहा है, रेडियो में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करते हैं, चैनल्स को सेट करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को सेट करना, रेडियो स्टेशन को सेट करना। आपने देखा होगा कोई भी आपके एफएम चैनल का ऐड जो आता है ना, तो 93.5 एफएम, ठीक है, 102.6, 98 पॉइंट समथिंग इस तरह करके, दैट इज फ्रीक्वेंसी, मिलीहर्ट्ज सॉरी मेगाहर्ट्ज में वो फ्रीक्वेंसी रहती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे सारे सिग्नल्स जिनसे हम कोई कम्युनिकेशन कराते हैं वो डेफिनेटली टाइम वेरिंग सिग्नल्स ही होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग एम्पलीफायर, ऐसे एम्पलीफायर जिसका इंस्टेंटेनियस, अब जाहिर है टाइम वेरिंग वैल्यू होगी तो उसमें हमेशा जब भी कोई टाइम वेरिंग वैल्यू की हम चर्चा करेंगे तो वहां कुछ क्वांटिटीज आएंगी। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब टाइम वेरिंग क्वांटिटीज के साथ आती हैं। तो ऐसा एम्पलीफायर जिससे इंस्टेंटेनियस आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आपके करस्पॉन्डिंग इनपुट सिग्नल से, हम लोग वैसे एम्पलीफायर को लीनियर एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है, और जाहिर है जिसमें आउटपुट सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनपुट सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू से लीनियर ना हो, लीनियरिटी नहीं हो, वो नॉन लीनियर एम्पलीफायर होगा। आगे चल के हम लोग जब आएंगे कैटेगरी में तो और डिटेल से देखेंगे कैसे एम्पलीफायर को नॉन लीनियर कहते हैं और कैसे एम्पलीफायर को लीनियर कहते हैं, उनका मतलब क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो आगे और डिटेल से देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान में रखना है कि इंस्टेंटेनियस आउटपुट सिग्नल जो आपके एम्पलीफायर से मिल रहा है वो अपने इंस्टेंटेनियस इनपुट सिग्नल से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो एम्पलीफायर को हम लोग लीनियर एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है, मींस योर इनपुट सिग्नल, और इनपुट में भी स्मॉल लिख रहे हैं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है, या ऐसे कह दो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्नल is proportional to instantaneous value of input signal, वैसे एम्पलीफायर को हम लोग लीनियर एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, on the other hand an amplifier in which output is not directly proportional to the input is known as non-linear amplifier। तो डेफिनेटली दूसरा वाला जो है वो नॉन लीनियर होगा जहां आउटपुट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है आपके एम्पलीफायर का, दिमाग में इसको बैठा लेना है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में यहाँ हमने दिखाया है 0 है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये सोर्स वोल्टेज है Vs से, या कभी कभी इनपुट वोल्टेज Vi भी हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में या तो कभी Vi लिखते हैं या कभी Vs लिखते हैं सोर्स के लिए। ठीक है, अब सोर्स डेफिनेटली टाइम वेरिंग सोर्स है तो AC वाला सिग्नल ही हम लोग देते हैं, यहाँ सर्किट में हमने डाल दिया। ठीक है, AC वाला सोर्स Vs, ये सोर्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका एम्पलीफायर है। आगे चल के हम लोग एम्पलीफायर में देखेंगे कि जो एम्पलीफिकेशन होता है ना, जाहिर है चीजें इंक्रीज कर रही है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। अगर वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो उस इंक्रीज को हम लोग गेन के टर्म में दिखाते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं गेन, लेकिन दिखाते हैं ए से, एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन की वजह से ए से, तो वोल्टेज गेन इस तरह से। तो एम्पलीफायर वोल्टेज गेन यहाँ पे है, ये इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है इस एम्पलीफायर का, ये आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस इस एम्पलीफायर का, और इस एम्पलीफायर्स को हम लोग डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज प्लस वीसीसी सप्लाई एंड दिस इज ग्राउंड, यानी 0 या कभी-कभी नेगेटिव वीसीसी भी हम लोग बोलते हैं। और तब जाके यहाँ से आउटपुट में ये लोड का रेजिस्टेंस है, इस लोड के रेजिस्टेंस से करंट को हम लोग गुजारेंगे और तब यहाँ वोल्टेज एम्पलीफाइड होकर मिलेगा। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है
जिससे हम लोग एम्पलीफायर को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो सोर्स VS represents the input AC signal to be amplified and it offers the input resistance RI, ठीक है। The amplifier has the voltage gain AV, amplified signal appears across the load resistance RL, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है।